मैं कबील खान की हवेली की जानिब देख रहा था, लेकिन उस जानिब से मुझे धुआं वगैरह उठता हुआ दिखाई न दिया। हालांकि मैंने सरदार को वाज़ेह तौर पर कहा था कि हवेली को आग लगा दे। एक दफा तो मेरा दिल चाहा कि उस तरफ जाकर खुद आग लगा कर आऊं, मगर फिर मैंने ये इरादा तक कर दिया, क्योंकि हमारे काम का उसूल यही था कि जब तक मैं सरदार से मुकम्मल तफसील मालूम न कर लेता, मेरा उस तरफ जाना बनता नहीं था। सरदार ने गार के दरवाजे पर नमदार होते हुए कहा, राजे खाना खा लो। मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, खाना? वो बोला, कबील खान के आदमियों ने जो अपने लिए खाना बनाया हुआ था मैं अपने साथ ले आया हूँ, जाया न हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग भी खाओ, मुझे भूख नहीं। वो बोला, बेवकूफी की बातें ना करो। उसने करीब आकर मुझे बाजू से पकड़ा। वो एक मजलूम लड़की है। मैंने कहा, यार कह दिया ना, भूख नहीं है। वो बोला, अच्छा खाना ना खाओ, लेकिन हमारे साथ बैठ जाओ। जबरदस्ती मुझे अंदर धकेल कर वो खुद बाहर से खुश्क लकड़ियां उठाने लगा। वो दीवार से टेक लगाए पथरीली छत में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठों से अभी तक खून रिस रहा था। सफेद चेहरा मेरे मारे हुए थप्पड़ों की वजह से गहरा सुर्ख हो रहा था। उसके चेहरे पर छाए गम के बादल देखकर मेरे दिल में मौजूद नदामत के असरात और गहरे हो गए थे। सरदार ने पहले से बने हुए पत्थरों के चूल्हे के दरमियान में लकड़ियां रखकर उन्हें आग लगाई और अपने थैले से स्टील का कटोरा निकालकर शॉपर में मौजूद सालन उंडेलने लगा। दूसरे शॉपर में रोटियां बंद थी। सालन का कटोरा आग पर रखकर उसने पानी की भरी हुई बोतल और स्टील का ग्लास भी थैले से निकाल लिया। सालन गर्म होते ही उसने दरमियान में सालन रखकर कहा, पलवशा आओ खाना खाओ। मैंने सोचा तो गोया इसका नाम पलवशा खान है। शायद मर्दाना होलिये की वजह से ये लोगों को अपना नाम पलू खान बताती है। उसी वजह से उसके मुंह से गैर इरादी तौर पर भी पलू खान ही फिसला था। मुंह से कुछ कहे बिना वो करीब हो गई। सुबह नाश्ते के बाद से मैंने भी कुछ नहीं खाया था। पूरा दिन यूं ही भाग दौड़ में गुजर गया था और उस वक्त सूरज गुरूब होने की तैयारी में था। मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। वो खाना बनाने वाले के नसीब में था और खाना बनाते वक्त उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये खाना वो अपने कातिलों के लिए बना रहा है। वाकई इंसान बहुत बेखबर, अनजान और नावाकिफ है। सालों बाद के मंसूबे बनाने वाले को अगले पल का पता नहीं होता। अगर खाना लजीज नहीं भी था तो उस वक्त भूख की शिद्दत ने उसे मजेदार बना दिया था। पलवशा जबड़ों पर लगने वाले मुक्कों की वजह से निवाला सही तौर पर चबा नहीं पा रही थी। इसी वजह से 2-3 निवाले लेकर वो पीछे हो गई। सरदार ने फौरन पूछा, क्या बात है बहन? उसने गुस्से भरी निगाह मुझ पर डाली। कुछ नहीं भाई। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम बताए बगैर सब कुछ उगल देती तो अभी पेट भर कर खाना भी खा लेती। ये सब तुम्हारी जिदबाजी का नतीजा है। वो बोली, तुम फिक्र न करो, कबील खान के बाद तुम्हारा ही नंबर है। उसे कत्ल करके मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। हाँ, इस ख्वाहिश में पहले भी काफी मनो मिट्टी तले आराम कर रहे हैं, इनमें एक का इजाफा हो जाएगा। वो तंजिया अंदाज में हंसी। इतने 30 मार खान होते तो एक लड़की के हाथ पांव बांध कर उस पर तशद्दुद न करते। मैंने उसके हुलिये पर फपती कसी। अजीब बात है, तुम खुद को लड़की समझती हो। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, तुम जैसों के लिए मैं यकीनन लड़की नहीं हूँ। सरदार बोला, तुम लोगों को लड़ने के अलावा भी कुछ सूझता है? जब दोनों जानते हो कि ये लड़ाई गलत फहमी का नतीजा थी तो अब पुरानी बात को भूल जाना चाहिए। यूं भी माफी तलाफी होने के बाद गुजरी बातों की अहमियत खत्म हो जाया करती है। वो हैरानी भरे लहजे में सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई, माफी तलाफी कब हुई? माफ तो मैं इसे तब करती जब ये माजरत करता, अपनी गलती और ज्यादती का एतराफ करता, और यकीन करो मैं उसके बाद भी इसे माफ करने पर तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद इतना होता कि कबील खान को कत्ल करने के बाद जब इसकी बारी आती तो मैं इसे दर्दनाक तरीके से कत्ल न करती, बस सर में गोली मारकर जल्द अज जल्द इसकी जान निकाल देती। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही तेज चलती है? वो तुर्की बतुर्की बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि मेरी जबान तेज चलती है या हाथ। सरदार जिच होकर बोला, यार राजे तुम चुप कर जाओ। मैं खाने से हाथ खींचते हुए बोला, किस वक्त चलेंगे? सरदार ने कहा, आज रात तो मुश्किल है। मैंने कहा, क्यों, मरवाने का इरादा है? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, पलवशा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा, हमने इसका ठेका तो नहीं ले रखा। ये शुक्र करे कि इसे कत्ल किए बगैर जाने की इजाजत दे रहे हैं। वो बोली, शुक्र करो सरदार भाई की वजह से तुम्हारी जान आर्जी तौर पर बच गई है कि अब कबील खान की मौत के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। सरदार पलवशा की बात पर तवज्जो दिए बगैर बोला, ये अकेली कैसे रह पाएगी? और ये भी तो सोचो कि इसकी हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। मैंने गैस भरी हैरानी से पूछा, तो क्या जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हम इसकी तीमारदारी करते रहेंगे? वो बोली, तुम्हारी घटिया तीमारदारी की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अलबत्ता सरदार ने मुझे बहन कहा है और बहनों का ख्याल भाइयों को रखना पड़ता है। उसकी हर बात और हर जुमले में मेरी जात से नफरत का इजहार भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ये सब दिल की गहराई से नहीं कह रही। मैंने कहा, सरदार खान, मैंने तुम्हें कहा था कि हवेली की हर उस चीज को तीली दिखा दो जो आग पकड़ सकती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर ये काम तुम करते तो यकीनन इतनी जल्दी वापस लौट कर ना आते। शायद उस वक्त तक मैं उसकी ये लंबी जबान भी काट चुका होता और ये इसकी गिदर भबकियां सुनने से बच जाता।
सरदार बोला, राजा साहब वहाँ एक तय खाना भी मौजूद है जिसमें दुनिया जहान की आईईडीज और बारूद जमा है, टाइम बम और मुख्तलिफ बारूदी फंदे भी पड़े थे। बस मैंने 2 टाइम बम तय खाने में लगा दिए और दोनों गाड़ियों के ऑयल टैंक के साथ भी एक एक टाइम बम लगा दिया है। तमाम पर मैंने 24 घंटे का वक्त सेट कर दिया है। तय खाने के दरवाजे के साथ मैंने स्विच नंबर 4 पर मार्क 1 लगा दिया है कि अगर कोई 24 घंटों से पहले वहाँ आ जाए तो इन टाइम बमों को फटने से न रोक सके। मैंने हंसते हुए उर्दू में कहा, वैसे आपसे मुझे कतन इस अक्लमंदी की तवक्को नहीं थी ताकि पलवशा की समझ में मेरी बात ना आ सके। वैसे मुमकिन था कि वो उर्दू जानती हो, लेकिन उस इलाके की उमूमी खवातीन उर्दू जबान से नाबलद हैं और पलवशा के बारे में मेरा अंदाजा यही था कि वो उर्दू जबान नहीं जानती। मेरी बात पर उसने किसी किस्म का तबसरा नहीं किया था। ये देख कर तो मेरा गुमान यकीन में बदल गया था, वरना सरदार के तसल्ली देने और माजरत करने के बाद से तो वो हर फिक्रे में मुझे मतून करने की कोशिश कर रही थी। सरदार ने भी जवाब देने के लिए उर्दू जबान में जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कितने अक्लमंद हो। इसका सबूत एक बेकसूर लड़की के जख्मी जिस्म की सूरत में मेरी आंखों के सामने है। मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मैं इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाहता। मैं उठकर गार से बाहर आ गया। सूरज पहाड़ी के पीछे गायब हो गया था। मलगजे उजाले में मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई ऐसी हरकत नजर न आई जो मुझे किसी हिफाजती इंतजाम की तरगीब देती। यूं भी हवेली में आने वालों का ध्यान उस तरफ नहीं आ सकता था। दुश्मन किसको नुकसान पहुंचाकर वहीं बैठा नहीं रहता। अंधेरा गहरा होने तक मैं गार के बाहर ही फिरता रहा। इस दौरान मैंने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। गो मौसम खुशगवार था, लेकिन रात के 2-3 बजे सर्दी बढ़ जाती थी। इस वजह से मैंने लकड़ी इकट्ठी करना जरूरी समझा था। मैं लकड़ियां अंदर ले जाने का सोच ही रहा था कि सरदार गार के धाने पर नमूदार हुआ। राजा साहब अगर चाय पीना है तो आ जाओ। मैंने इकट्ठी की हुई लकड़ियों के ढेर से आधी लकड़ियां उठाकर कहा, हाँ चाय तो जरूर पीऊंगा, तुम जरा लकड़ियां गार के अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। सरदार ने इस बात में सर हिलाते हुए बाकी लकड़ियां उठा ली। चूल्हे में पहले वाली लकड़ियां अभी तक जल रही थी। उनकी रोशनी में मुझे पलवशा स्लीपिंग बैग में गुम नजर आई। ये मुसीबत सो गई है। मैं स्टील के कटोरे से कप में चाय उंडेलने लगा। वो बोला, हाँ मैंने इसे पेन किलर्स दे दिए हैं। मैंने पूछा, कहीं इसे मेरे वाले स्लीपिंग बैग में तो नहीं सुला दिया? वो बोला, मजबूरी थी यार, तुम्हारा स्लीपिंग बैग थोड़ा आरामदेह है। मैंने सोचा इसकी हैसियत हमारे पास मेहमान किसी है और फिर ये लड़की भी तो है। मैंने तल्ख अंदाज में कता कलामी की शुक्रिया और गार की संगलाख दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए गर्म चाय से लुत्फानंदोज होने लगा। पलवशा की गहरी सांसें इस बात का ऐलान कर रही थी कि उसे नींद आ गई थी। सरदार पूछने लगा, वैसे राजे यार, तुम ऐसे चिड़चिड़े, बदइखलाक और जालिम तो नहीं थे? मैंने कहा, सरदार खान, जानते हो मैंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? पलवशा के नींद में होने के बावजूद मैंने उर्दू जबान को ही जरिया इजहार बनाया। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं। मुझे उर्दू में बात करते देखकर उसने भी पश्तो बोलने से एतराज बरता था। मैंने कहा, याद है जिस दिन अमेरिका से लौटे थे हम कितने खुश थे। तुम्हें चिनारे बेगम के पास जाने की जल्दी थी और मैं माहिन के पास जाने को बेताब था, और अपने दुख सुख के साथी से मिलने की लगन ऐसी थी कि हमने घरों का रुख करने में कोई देर नहीं लगाई थी। वो बोला, हाँ ऐसे लम्हात भूलते तो नहीं है यार। मैंने कहा, सरदार, शहर से मैंने स्पेशल टैक्सी करवा कर गाँव का रुख किया और फिर अबू जान की नींद खराब न करने का ख्याल से मैं दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। और जब लातादाद ख्वाहिशों, उमंगों और मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा तो ख्वाबगाह की लाइट जल रही थी और मेरी बीवी अकेली नहीं थी। मेरी शरीक हयात, मेरी लाडली बीवी, मुझसे मोहब्बत के दावेदार, हजारों वादे और कस्में खाने वाली एक और मर्द की आगोश में पड़ी थी। सरदार, तुम अंदाजा कर सकते हो कि उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस मर्द को कत्ल करूं, बीवी की गर्दन उतारूं, दोनों को जिंदा जमीन में दफन कर दूं या खुदकुशी करूं। लेकिन फिर मैंने उनमें से कोई काम न किया और उन दोनों को उसी वक्त घर से निकाल कर बीवी को तलाक दे दी। जेनिफर के बारे में तुम जानते हो कि आखिरी दिन तक वो मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाती रही। किस लिए? फकत इसलिए कि मैं एक अच्छा निशानेबाज था और उसके सीनियर्स को मेरी जरूरत थी। यकीन मानो उसके बाद मुझे औरत जात से नफरत हो गई। घिन आने लगी उस जात की मक्कारियों और चालबाजियों से। बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन अभी पिछले दिनों रोमाना ने इस नफरत को हवा देने में अहम किरदार अदा किया। शादीशुदा होने के बावजूद वो मुझे शादी पर उकसाती रही। आखिर किसी की बीवी तो थी ना वो। ये सारी बातें मेरे जहन में हर वक्त गर्दिश करती रही थी। दर हकीकत पलवशा के चेहरे में मुझे उन तीनों खवातीन की झलक नजर आई, वो तीनों जो मुझे पसंद होने के बावजूद मेरे लिए काबिल नफरत हैं। पलवशा उन तीनों से खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत लड़की का यूं बेराहराव हो जाना, कबील खान जैसे शख्स की दाश्ता होना मेरे लिए इतना तकलीफ दे और अफसोसनाक था कि मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका। उसने भी तो मुझे हकीकत नहीं बताई, चुपचाप मार खाती रही। बाद में मेरा नदामत जाहिर करना या माजरत करना किस काम आता। तुम नहीं जानते इस मासूम लड़की को मैंने किस कदर जदोकोब किया है, इसके फूल से गालों पर कितने थप्पड़ मारे हैं, इसकी रेशमी बालों को किस बेदर्दी से खींचा है। मैं एक लहजे के लिए रुका और फिर गहरा सांस लेते हुए गोया हुआ। उन तीनों खवातीन का बदला मैंने इसी से लिया है। इस सुलूक की हकदार वो तीनों थी, लेकिन इसका निशाना एक मासूम बन गई जो पहले से कबील खान जैसे गलीज की डसी हुई थी। सरदार ने गमगीन लहजे में कहा,
मुझे तुम्हारे दुख का इदराक है राजे। यकीनन एक मर्द के लिए सबसे अफसोसनाक और दुख देने वाली बात उसकी बीवी की बेवफाई होती है। यहाँ तक कि दुनिया भर की औरतों के साथ गलत ताल्लुक रखने वाला मर्द भी इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी किसी गैर की तरफ इल्तिफात रखे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तुमने जो कुछ किया जज्बात से मगलूब होकर किया, लेकिन बाद में उस मासूम लड़की की दिलजोई ही सही, उससे माजरत तो कर लेना थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, किसी औरत से भी माजरत नहीं करूंगा। अब तो इस सिन्फ से मुझे नफरत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, इसका काम बनता था कि मुझे हकीकत बता देती। मेरी ज़हनी रूह फिर भटक गई थी। एक लम्हे पहले मैं उसे मासूम गर्दान रहा था, लेकिन जब सरदार ने माजरत की बात की तो मेरे अंदर वही औरत बेजार ज़ीशान जाग उठा। वो इसरार तर्क करता हुआ बोला, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, यूं भी इसने सुबह चले जाना है, बाद में ये जाने और कबील खान जाने, हो सकता है हमसे पहले वो उसी के हाथों निशाना बन जाए। मैंने भी फौरन मौजू बदल दिया। तहखाने में बारूद के अलावा कुछ नहीं था। उसने कहा थोड़ा बहुत एमुनिशन पड़ा हुआ था, अलबत्ता मुझे अपने काम की कोई चीज नजर नहीं आई, और बारूद तो इतना ज्यादा था कि वो उस हवेली की कोई ईंट भी सलामत नहीं रहेगी। मैंने कहा अपनी मुंह बोली भाई नुमा बहन को भी अच्छी तरह समझा देना, ये ना हो हमसे अलहदा होते ही ये फिर उस हवेली में घुस जाए। सरदार बोला, तुम्हें बताते वक्त वो भी ये तफसील सुन रही थी, मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसी गलती कर सकती है। मैंने कहा मुमकिन है वो हमें धोखा दे रही हो। यकीन मानो मैंने तो औरत के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि अब किसी औरत पर एतबार करने को दिल नहीं चाहता। वो बोला नहीं, उसकी बातों में हकीकत है। यूं भी ये जिस शीशे को तोड़कर कबील खान की ख्वाबगाह में घुसी है वो मैं देख कर आया हूँ। साफ नजर आ रहा था कि कोई शख्स वो शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है। इसके साथ ये भी तो देखो कि बकौल तुम्हारे जब इसका और तुम्हारा सामना हुआ उस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर थे, तो ऐसी हालत में उसे अपने हाथों में क्लैशनकोफ लेकर घूमने की क्या जरूरत थी। 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह है कि वो खुद तुम्हारी तरह हवेली वालों की दुश्मन थी, और सबसे बढ़कर ये बात कि तुमने उससे कबील खान की जात के मुतालिक कोई सवाल किया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं, मुझे यकीन आ गया है कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। अब जाओ आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। वो उठकर अपने थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। ठीक है यार, जब नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। सरदार लेटने के चंद लम्हों बाद ही सो गया। दिन भर की भाग दौड़ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बैठे हुए न जाने कौन कौन से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। माहिन की बेवफाई, जेनिफर का दोगलापन, रोमाना की बेवकूफी, अब्बू जान की बहू और बच्चे की ख्वाहिश, फुप्पो जान, अपने मौजूदा हालात, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाने वाला उस्ताद सादिक, मुझे स्नाइपर और हथियारों की समझबूझ अता करने वाला राव तसव्वुर उस्ताद उमर दराज, अपना यार उवैस, और फिर अजीबो गरीब किरदार की मालिक पलवशा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि फजाओं का सीना चीरती हुई अजान की पुरनूर आवाज मेरे कानों में पहुंची। गर्म चादर अपने बदन के गिर्द लपेटता हुआ मैं गार से बाहर निकल आया। पानी की 4 खाली बोतलें भी मैंने हाथ में पकड़ ली थी। 600-700 गज के फासले पर चश्मा मौजूद था। ठंडे पानी से वुजू करके मैंने बोतलें भरी और गार में वापस लौट आया। आग कब की बुझ चुकी थी। सरदार के लेटने के बाद मैंने आग जलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस वक्त अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही थी। चूल्हे में लकड़ियां रख कर मैंने लाइटर से आग जलाई और चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगा। नमाज भी अजीब शान वाली इबादत है। लगता है इंसान ने अपने रब से मुलाकात कर ली हो। सारी दुनिया से अपने दुख दर्द छुपाने वाला इंसान अपना एक एक गम, कमी, परेशानी अपने रब की बारगाह में बयान करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता। मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, मुसीबतें अपने मालिक के हुजूर रख दी। चादर झाड़कर मैंने थैले पर रखी और चाय बनाने लगा। उसी वक्त सरदार की नींद से बोझल आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा अगर कोशिश करो तो नमाज पढ़ सकते हो। स्लीपिंग बैग की जंजीर खोलकर वो बाहर आया। मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी। वो बोला अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, और वो गार से निकल गया। उसकी वापसी तक मैं चाय बनाकर पी भी चुका था। वो नमाज चश्मे के किनारे ही पढ़कर लौटा था। अपने लिए एक ग्लास में चाय डालकर उसने थैले से बिस्किट निकाले और नाश्ता करने लगा। अब क्या इरादा है? बिस्किट को दांतों से काट कर उसने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। मैंने कहा चाय पी कर निकलते हैं ताकि धमाके होने के बाद हम इस इलाके से काफी दूर जा चुके हों। उसने कहा ठीक है, और उसने सोई हुई पलवशा को आवाज दी, पलवशे। स्लीपिंग बैग से बरामद होते हुए उसने तौबा शिकन अंगड़ाई ली, जी भाई। सरदार ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मुंह हाथ धो लो। पानी की बोतल लेकर वो लंगड़ाते हुए गार से बाहर निकल गई। उसकी लंगड़ाहट में भी एक खास किस्म की रवानी नजर आ रही थी। मर्दाना कमीज उस पर काफी खुली थी, लेकिन वो बेढंगा लिबास भी उसकी खूबसूरती को नहीं गहना सका था। ये कहना बेजाना होगा कि वो लिबास किसी भी फैशनेबल से ज्यादा उस पर जच रहा था।
हाथ मुंह धोकर वो अंदर आई और मेरी चादर उठाकर चेहरा खुश करने लगी। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, वैसे इतना इखलाक इंसान में होना चाहिए कि किसी चीज के इस्तेमाल से पहले मालिक से इजाजत ले। वो बोली, हाँ ये रेशम कम ख्वाब की चादर है ना, तो यूं फप्तियां कस रहे हो, और बिलफर्ज मैंने ये गंदी चादर इस्तेमाल कर भी ली तो तुम्हें ही इखलाक का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। ये कहते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई अगर पानी की और बोतल मौजूद है तो मैं दोबारा हाथ मुंह धोना चाहूंगी। वो बोला, पलवशे बेवकूफों की बात न करो और चाय पियो। वो बोली, अगर चाय इसने बनाई है तो मुझे न बताना, वरना मैं पी नहीं सकूंगी। ये कहकर वो चौकी के करीब आकर बैठ गई। उसने चुप रहना तो सीखा ही नहीं था। अजीब बदमिजाज, झगड़ालू और बातूनी लड़की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये कह भी देता कि वो चाय मैंने बनाई है, तब भी वो चाय पीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। सरदार ने चाय का गिलास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और साथ 3-4 बिस्किट भी उसके हाथ में पकड़ा दिए। आम बिस्किटों के बरअक्स ये काफी मोटे और लंबे बिस्किट थे। 3-4 बिस्किट खाकर आदमी पूरा दिन मजीद कुछ खाए बगैर आराम से गुजार सकता था। चाय में डुबोकर बिस्किट खाते हुए उसके जबड़ों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सारे बिस्किट खा गई। उसके चाय पीने तक हम अपना सामान समेट कर सफरी थैलों में डाल चुके थे। कबील खान के आदमियों से छीनी हुई फोल्डिंग बट की क्लैशनकोफें भी हमने थैलों में ही डाल ली थी। पलवशा की क्लैशनकोफ उसकी जानी बढ़ाते हुए सरदार ने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, फिलहाल तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मैंने बिफर कर कहा, ऐसा सोचना भी मत। वो बोली, मैं सोचने में वक्त जाया नहीं करती, जो करना हो कर गुजरती हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं अपने भाई को बता रही हूँ। मैं ड्रैगन ऑफ राइफल कंधे पर उठाकर चल पड़ा। ठीक है, जाओ अपने भाई के साथ। सरदार ने लजाजत भरे लहजे में मुझे आवाज दी, यार राजे बात तो सुनो। मैंने रुककर उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, जी खान साहब। वो मुल्तजी हुआ, अंगूर अड्डे तक तो ये हमारे साथ जा सकती है ना? उसने उर्दू में बात की थी, इसलिए मैं भी उर्दू में ही जवाब दे रहा था, हम अंगूर अड्डे नहीं जा रहे। वो बोला, तो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, रखजई। सरदार ने कहा, तो ये वहां तक चली जाएगी? मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वहां से उसकी मर्जी, जहां जाना चाहे। वो बोली, तुम किसी मुस्तनद डॉक्टर से मेरा इलाज कराओगे, मुझे नया लिबास खरीद कर दोगे, उसके बाद शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। उसकी बात से मुझे अंदाजा हो गया कि वो उर्दू जबान ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा, लेकिन उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। बहुत ही निडर, बेबाक और बेपरवाहना अंदाज की मालिक थी वो। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता था कि वो 17-18 साल की दोशीज़ा है। इसके बरक्स वो पुरएतमाद और हौसलामंद मर्द लगती। यकीनन कम उम्री में ही उसने हालात से मुकाबला करना सीख लिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर चल पड़ा। गार से निकलते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, एक मशवरा था सरदार भाई। उसकी आवाज बहरहाल इतनी ऊंची थी कि मेरे कानों तक पहुंच गई। सरदार ने कहा, बोलो। उसने कहा, यहाँ से रिखजई का फासला करीबन 20-22 किलोमीटर होगा और तमाम रास्ता पहाड़ी है। शायद शाम की अजान हमें रास्ते में ही हो जाए। इसके बरक्स अंगूर अड्डे का फासला 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा और वहाँ से रिखजई के लिए वैगन वगैरह भी मिल जाएगी। उसका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। यूं भी वहाँ से रिखजई जाने का इरादा मैंने इसलिए किया था कि मेरी नजर में अंगूर अड्डे के मुकाबिल रिखजई नजदीक था। मैंने पलवशा की बजाय सरदार को कहा, अंगूर अड्डा 5-6 किलोमीटर के फासले पर कैसे हो सकता है, जबकि आते वक्त हमें 13-14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। सरदार जवाब देने की बजाय पलवशा की जानिब देखने लगा। वो बोली, तुम लोग खड़कले वाली सड़क पर चल कर आए हो, वो गाड़ी का रास्ता है, वरना पैदल जाने के लिए 5-6 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं। मैंने फिर सरदार को मुखातिब किया, किस तरफ जाना होगा? वो सरदार के पूछने का इंतजार किए बगैर घोड़े की जीन नुमा एक पहाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोली, हमें उस पहाड़ी के दाएं किनारे की सीध लेना होगी। मैं कोई तबसरा किए बगैर मतलूबा जानिब मुड़ गया। वहां तक हमें पौन घंटा लग गया था। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही उसने कहा, पहाड़ी के दाएं ढलान पर होकर आगे बढ़ते जाइए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो ढलान उबूर करके हम एक नाले में उतर गए। 20-25 मिनट उस नाले में चलने के बाद वो नाला अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह 2 शाखों में बट गया। नाले के संगम पर मुझे रुकते देखकर उसने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, बाएं जानिब। उस वक्त सरदार मेरे साथ चल रहा था। वो हमसे चंद कदम पीछे चलते हुए शायद कुछ गुनगुना रही थी। हम जूं ही बाएं जानिब मुड़े, उसने दोबारा आवाज दी, सरदार भाई। सरदार के साथ बेख्तियार मैं भी मुड़कर उसकी जानिब देखने लगा। उसने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। ये कहते हुए वो एक पत्थर की चट्टान के पीछे गायब हो गई। हम चंद कदम आगे चलकर 2 साफ पत्थरों पर बैठ गए। सरदार ने मौजूए गुफ्तगू तब्दील किया, राजे एक बात कहूं, इससे पहले हम डी ब्लॉक जाकर वहां से बैरेट M107 को लाने की बात कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मेजर औरंगजेब ने अब तक उसका एमुनिशन मंगवा लिया होगा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे ना कहने से तुमने कौन सा बाज आना है? वो बोला, मुझे लगता है पलवशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है। मैंने कहा, खान साहब, पहली बात ये तुम्हारा जहनी खिलजान है, और दूसरा इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू न सुनूं। सरदार को मेरी बात खासी महसूस हुई थी। बोला, इसमें मिर्चें चबाने की क्या जरूरत है?
मैंने ये तो नहीं कहा कि उसे अपना लो। मैंने कहा औरत जात मेरे लिए कितनी काबिल नफरत है इसका अंदाजा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। वो बोला अच्छा ठीक है यार, इस मौजू को छोड़ो। यूं भी तुम में पहले वाले हंसमुख, इखलाकी और ठंडे मिजाज वाले जीशान की कोई बात बाकी नहीं रही। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अपनी बाजी साहब को साथ लेते आना। और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद अंगूर अड्डे तक मेरे करीब नहीं आया था। वो और पलवशा 20-25 कदम का फासला रख कर मेरे पीछे पीछे चलते रहे। वो नाला बतदरीज गहराई में उतरता चला गया। नाले के इख्तिताम पर पहाड़ी खत्म हो रही थी और किलोमीटर भर के फासले पर अंगूर अड्डे की आबादी नजर आ रही थी। बिलाशुबा पलवशा हमें निहायत मुख्तसर रास्ते से वहां तक ले आई थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।